हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, जिसमें हमने कैटेगराइज किया था सारी हाउस प्रॉपर्टी को तीन कैटेगरी में, एक एलओपी, एक एसओपी और एक डीएलओपी। मैंने आपको तीनों का मतलब बताया था कि कब आप किसको क्या कहते हो, कब एलओपी कहा जाएगा, कब डीएलओपी कहा जाएगा और कब आप एसओपी कहोगे, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, एसओपी मैक्सिमम 2 एसओपी अलाउड है, ठीक है। उसके बाद एलओपी जब आप एक्चुअल में लेट आउट करोगे, और डीएलओपी एम्प्टी हाउस होगा। अगर आप दो से ज्यादा अगर आपके एम्प्टी हाउस है तो वो डीएलओपी माना जाएगा और उसका फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस करते हो किसमें, हाउस प्रॉपर्टी में। ना हाउस प्रॉपर्टी का जब आप कंप्यूटेशन करते हो तब आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। सबसे पहले आप जीए भी निकालोगे, जीए में से म्युनिसिपल टैक्स पेड निकाल दोगे। तो मैंने आपको बताया था म्युनिसिपल टैक्स पेड के बारे में कुछ, कि म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए, अक्रूड नहीं होना चाहिए, और ओनर को पे करना चाहिए। टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनर पे करेगा तो मिलेगा। और अगर फॉरेन कंट्री में भी अगर भरा है तो भी चल जाएगा, लेकिन पे करना चाहिए। फॉरेन कंट्री में आपकी प्रॉपर्टी आप पे कर रहे हो, आपका डिडक्शन इंडिया में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है गवर्नमेंट 30% का, वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। हाउस प्रॉपर्टी में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद किसी और खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। किसी भी किस्म का इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन, रिपेयर, कलेक्शन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर एक्सपेंसेस, ये कोई भी चीज अगर आप करते हो तो आपको उसका डिडक्शन यहां पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। नाउ एक आखिरी डिडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन है हमारे डिस्कशन में, वो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, वो हम लोग आज करने वाले हैं। वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हो, क्या करने के लिए? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हो, उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। किसके अगेंस्ट मिलेगा? सबके अगेंस्ट। आपको उसका डिडक्शन एसओपी के अगेंस्ट भी मिलेगा, आपको उसका अगेंस्ट एलओपी और डीएलओपी के अगेंस्ट भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन तरीका अलग है। एसओपी के अगेंस्ट तरीका अलग है और एलओपी और डीएलओपी के अगेंस्ट तरीका अलग है। तरीका गवर्नमेंट ने अलग दिया है दोनों के लिए, ठीक है। एसओपी में अलग तरीके से डिडक्शन देती है, डीएलओपी और एलओपी में अलग किस्म से डिडक्शन देती है, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना डिडक्शन देती है, चलो देखते हैं आराम से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। किसकी? बहुत ज्यादा गौर से सुनना चाहिए। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इसको मैं इधर से उठाता हूं, इसको इधर लाता हूं, इसको मैं इधर से उठाता हूं, इधर लाता हूं, इसको मैं उठाकर यहां लाता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी बुक के अंदर उस तरीके से लिखा हुआ है। आज मेरी आवाज थोड़ी भारी है, थोड़ा संभाल लेना, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। सो एलओपी और डीएलओपी में क्या होगा और एसओपी में क्या होगा? फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एसओपी मतलब जिस घर में आप रहते हो, तो कितने घर में आप रह सकते हो? मैक्सिमम दो घर, टू हाउसेस। लेकिन एक्चुअल में उसमें स्टे करना चाहिए, एक्चुअल स्टे करना चाहिए, या तो एम्प्टी होना चाहिए, तो वो एसओपी माना जाएगा। पता चल रहा है आपके पास दो घर है, दोनों के दोनों आपने क्या करके रखा है? लेट आउट करके रखा है, उससे रेंट कमा रहे हो, तो फिर वो एलओपी हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यस और नो? तो एसओपी का मतलब क्या होता है? या तो आप उस घर में रह रहे हो, या तो आप उस घर में क्या कर रहे हो, वो घर पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, ठीक है, कभी रहते हो कभी नहीं रहते हो, ठीक है, तब जाकर वो एसओपी माना जाएगा। और पूरे 12 महीने के लिए वो एसओपी होना चाहिए, हमेशा याद रखना ये चीज, ये मत भूलना। पूरे 12, आधे साल आप एसओपी है, आधे साल उसको लेट आउट कर रहे हो, तो वो एसओपी नहीं माना जाता है गवर्नमेंट की नजर में। गवर्नमेंट की नजर में एसओपी नहीं माना जाता है। गवर्नमेंट की नजर में एसओपी तब माना जाएगा जब पूरे 12 के 12 महीने वो क्या है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तभी गवर्नमेंट उसको एसओपी मानती है, नहीं तो गवर्नमेंट उसको एसओपी नहीं मानती है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग और डिटेल में उस पर बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन, कितना डिडक्शन हमको मिलेगा, आराम से देखते हैं इसको बहुत बारीकी से। पेज नंबर 4.2 पर आ जाना सभी लोग। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर कितना डिडक्शन हमको बोरोड कैपिटल के तौर पे मिल जाएगा सर? तो देखो, एलओपी और डीएलओपी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, फुल इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे पूरा मिलेगा। अगर आपने 10 करोड़ का लोन लिया है और उस पर आप 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? 1 करोड़ का, 1 करोड़ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 10 करोड़ का भी लोन लिया है, उस पर 1 करोड़ रुपए का भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो भी आपको मिल जाएगा।
एलओपी और डीएलओपी में कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत एसओपी में आ जाएगी। एसओपी में क्या दिक्कत आएगी? एसओपी में सबसे पहले आपको 2 घर के लिए मिलेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो मिलने नहीं वाला है। और एसओपी में मैक्सिमम 2 लाख रुपया डिडक्शन है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो लोन मैंने लिया किस चीज के लिए लिया? इस घर में रहने के लिए मैंने लोन लिया। तो अगर घर में रहने के लिए मैं लोन ले रहा हूं, भाड़े पर देने के लिए लोन नहीं ले रहा हूं, रहने के लिए लोन ले रहा हूं, तो वो घर का लोन का जो इंटरेस्ट है वो कितना भी पे करो आप अंबानी का एंटीलिया खड़ा कर दो, लेकिन आपको डिडक्शन 2 लाख रुपया ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसमें भी कंडीशन है, अगर 2 लाख चाहिए तो आपको क्या कंडीशन करना पड़ेगा? आपने लोन किस पर्पस के लिए लिया है? या तो परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर लोन 1/4/1999 के बाद लिया है तो ही एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप सर्कल कर दीजिए, लोन किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया है। आपने जो लोन लिया ये घर खरीदने के लिए लिया है, आपने जो लोन लिया है वो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है, और 1/4/1999 या उसके बाद लिया है। और तीसरा कंडीशन, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वाज ऑब्टेन। आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी जाकर आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 2 लाख का डिडक्शन चाहिए? हाँ चाहिए। तो आपको सबसे पहले घर खरीदने के लिए लोन लेना होगा, या तो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है सर। वो भी 1/4/1999 या उसके बाद लेना पड़ेगा। अगर उससे पहले लिया है तो अदर केसेस में आ जाओगे, फिर मैक्सिमम आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 30,000 का डिडक्शन कब मिलेगा? अदर केसेस में। सर अदर केसेस में क्या आएगा, मैं बताता हूं। पहला, अगर लोन बिफोर 1/4/1999 लिया है तो यहां आ जाओ। दूसरा, अगर आपने लोन आफ्टर लिया है बट फॉर रिपेयर्स के लिए लिया है, आपने लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया है, घर को रिपेयर करने के लिए लिया है, तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। आज भी 2022-23 में भी अगर मैं लोन लेता हूं घर को रिपेयर करने के लिए, उसका डिडक्शन मुझे 2 लाख नहीं मिलेगा, सिर्फ 30,000 मिलेगा। अरे आर यू क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। इज इट? या मैंने कंस्ट्रक्शन, थर्ड केस, कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीटेड इन व्हाट? इन 5 years, तो भी मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा इंटरेस्ट का? सिर्फ 30,000। देयरफॉर आप ये याद रख लीजिए, आपको 2 लाख कब मिलेगा? अगर लोन 99 के बाद लिया है, लोन घर खरीदने के लिए या घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है, और साथ में कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हो तो 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। देयरफॉर मैं आप कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं देखना चाहता हूं आप लोग जवाब दे पाते हो कि नहीं, ठीक है। अपने आप से जवाब दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बात अलग है, बट स्टिल आपके रिविजन के लिए अच्छा। अगर मेरा एलओपी प्रॉपर्टी है, लेट आउट करता हूं मैं, या डीम टू बी लेट आउट है, 2 से ज्यादा घर है तो डीम टू बी लेट आउट, उसमें इंटरेस्ट के डिडक्शन की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पे करो, ठीक है। इंटरेस्ट की सीमा कहां जाती है, लिमिट कहां जाती है? एसओपी में। एसओपी में सर ये 2 लाख रुपया हर एक घर के लिए कि 2 घर के लिए मिलाकर 2 लाख है? 2 घर के लिए मिलाकर 2 लाख है, दोनों घर के लिए 2 लाख, 2 लाख 4 लाख नहीं है। अगर मैं एक बंदा हूं, मेरे पास 2 घर है, दोनों में मैं रहता हूं, दोनों एसओपी है, या एक में मैं रहता हूं, एक खाली पड़ा है, लेट आउट नहीं किया है, तो वो भी एसओपी है। तो फिर क्या होगा सर? दोनों घर का लोन मिलाकर 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट, वो भी अगर 1/4/1999 के बाद लोन लिया है, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए है, 5 साल में कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन, तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। सर अगर रिपेयर के लिए लिया है 30,000, और 99 के पहले लिया है तो फिर 30,000, ओके। और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं किया तो भी 30,000। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें अपने को दिमाग में रखनी होगी। पहली चीज,
यहां पर सेक्शन 24B में, यहां 24B लिखा है, देखो 24B दिख रहा है आपको। यहां आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ऑन अक्रूवल और पेमेंट बेसिस बोथ। अंडरलाइन कर लो बराबर से। आपको अक्रूवल बेसिस पर भी डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट बेसिस पर भी मिलेगा, दोनों बेसिस पर मिलता है। मान लो आपने लोन लिया, इंटरेस्ट पे कर दिया तो भी डिडक्शन मिलेगा। मान लो आपने लोन लिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट अक्रू हो गया तो भी डिडक्शन मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स जैसा नहीं है ये, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पर है, यहां पर अक्रूवल और पेमेंट दोनों बेसिस पर मिलता है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है यहां पर। दूसरा पॉइंट सुनो, सपोज मेरा इंटरेस्ट अक्रू हो गया 10 लाख रुपए का, अब बैंक मेरा इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रही है। अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा तो बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी, छोड़ेगी थोड़ी। तो जो इंटरेस्ट मेरा बहुत ज्यादा जमा हो गया है क्योंकि मैं पे ही नहीं कर रहा हूं, अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जमा हो गया क्योंकि मैं पे नहीं कर रहा हूं, उस पर अगर बैंक ब्याज लगा रही है, इंटरेस्ट लगा रही है, तो इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। चेक करो इनकम टैक्स लॉ के अंदर, चेक करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तीसरी चीज, अगर आपने लोन लिया है, उस लोन को लेने में आपने कुछ ब्रोकरेज पे किया, कमीशन पे किया, नहीं मिलेगा। चेक करो, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, दूसरी चीजें नहीं मिलती। लोन लिया है, लोन में कमीशन पे किया है, प्रोसेसिंग फी पे किया है, ब्रोकरेज पे किया है लोन लेने के लिए, नो डिडक्शन, माफ करो। ठीक है, चौथा पॉइंट, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मैंने एक लोन लिया है फॉर व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। कितने का? 10 लाख रुपए का। उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख रुपया। अब सुनो, 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, 10% मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब बैंक मुझसे पैसा मांग रही है, बोल रही है इंटरेस्ट दो यार। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए एक और लोन ले रहा हूं। कितने का? 1 लाख का। ठीक है, इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए एक और लोन लिया, तो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो लोन लिया ना, उस पर कितना इंटरेस्ट आएगा? 10,000 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? 10,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं ना, किसके ऊपर? पुराने वाले लोन के इंटरेस्ट के ऊपर एक और लोन लिया, उसको पे करने के लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इसका गवर्नमेंट बोलती है हम आपको डिडक्शन देंगे। चेक करो पॉइंट नंबर 4, चेक करो। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेस्ड फॉर अफोरसेड पर्पस इज अलाउड एज डिडक्शन। देख रहे हो आप? अब आपको कंफ्यूजन होगा किसमें, मुझे पता है आपको कहां कंफ्यूजन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 और 4 में फर्क है, मैं आपको बताता हूं क्या। हम लोग अभी मिलकर एनालिसिस करेंगे पॉइंट नंबर 2 और 4 का। ठीक है, और हम लोग देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम लोग उसका नोट बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, बराबर से पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट वर्सेस पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू पे व्हाट? ओरिजिनल लोन। आपको ओरिजिनल लोन पे करना है। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल, यहां आपने 10% लोन लिया है 10 लाख रुपए का, इस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया कितने का? 1 लाख रुपए का।
नाउ इस इंटरेस्ट पर ऑन ₹1 लाख it is not allowed, right? Not allowed because this is what interest on unpaid interest, ये not allowed है। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है? एग्जाम्पल, आपने 10% लोन लिया है 10 लाख रुपए का, ओके। अब यहां पर आउटस्टैंडिंग लोन है, इंटरेस्ट भी है 1 लाख रुपए का। तो आप एक नया लोन लेते हो, न्यू लोन लेते हो टू रीपे व्हाट? ओल्ड लोन। देयरफॉर ये न्यू लोन का जो इंटरेस्ट है इट विल बी व्हाट? टेल मी। इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। तो फर्क है दोनों में, एग्जाम में बहुत क्लियरली लिखेंगे वो लोग बहुत साफ साफ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट दिस अलाउड, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द ओल्ड लोन, पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया लोन लिया, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? इसको आप लिख लो फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपनी बुक के अंदर लिख लो और इस पे आप पेज नंबर का रेफरेंस देते रहना, रेफर पेज, ताकि आपको पता चले आप क्यों लिख रहे हो। रेफर पेज व्हाट? 4.3। आप इसको लिख लो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। आप लिख लो अभी के अभी, बेटर रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ना। एक आखिरी चीज है यहाँ पर, एक और चीज आप लोग लिख लो, ये भी लिख लो आप, बेटर रहेगा आपके लिए यहाँ पर। ये अदर केसेस में क्या आएगा जब आपको सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिले, ठीक है, ये लिख लो आप। अगर लोन 1,499 के पहले लिया है तो 30,000। अगर लोन रिपेयर के लिए लिया है, कभी भी लिया है, आज भी अगर रिपेयर के लिए लोन लेते हो, क्योंकि अगर 2 लाख का डिडक्शन चाहिए ना तो परचेज या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रिपेयर के लिए 2 लाख नहीं मिलने वाला। आज भी अगर आप रिपेयर के लिए लोन लेते हो तो 30,000। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन अगर 5 साल में कंप्लीट नहीं किया तो भी 30,000। ओके, ये राइट हैंड साइड वाला पॉइंट भी आप लोग लिख लो। ठीक है, हाँ, अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप पॉज करके लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं एक बार, पढ़ने पे शायद समझ नहीं आएगा, उसके ऊपर मेरे को एग्जांपल आपको लिखवाना पड़ेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने, पे अटेंशन, कंस्ट्रक्शन started on 15th of July 2018, ओके, और उस टाइम पे आपने लोन लिया 10% लोन, ठीक है, 10 लाख का लोन ले लिया। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। और 1 जुलाई 2018 आपने 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर आना। साल का 1,20,000 का लोन इंटरेस्ट हो गया, हर महीने का आपको 10,000 रुपया इंटरेस्ट देना है। बहुत बारीकी से सुनना। कंस्ट्रक्शन वॉट स्टार्टेड, नाउ कंस्ट्रक्शन वॉज कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, इट गॉट कंप्लीटेड ऑन से 15th ऑफ, और मैं एक प्रॉपर डेट लेता हूं, ऑन 30th जून 2021, ओके, ऑन 30th जून 2021 कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, यहां से लेकर जो साल खत्म हुआ ना उसके पिछले साल तक, अभी ये खत्म कभी हुआ, 30 जून 2021 को खत्म हुआ, तो उसका पिछला साल कौन सा हुआ, उसके पिछले साल का लास्ट डेट लेने का। उसके पिछले साल का लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2031, राइट। अरे ये 30 जून 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसका पिछला साल कौन सा है, उसका पिछला साल 31 मार्च 2031 है। गवर्नमेंट बोलती है इतना पीरियड हम लोग मानते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन। अगर 30 जून को खत्म हुआ तो 30 जून तक प्री कंस्ट्रक्शन नहीं लेने का, पिछले साल के लास्ट डेट तक लेने का, ठीक है। अगर 30 सितंबर को भी खत्म होता ना तो 30 सितंबर तक प्री कंस्ट्रक्शन नहीं लेने का, पिछले साल के लास्ट डेट तक लेने का। पिछले साल का लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च, ओके, ले लिया। अब कितने महीने होते हैं, काउंट करो। इतना जो इंटरेस्ट होगा ना, इतना इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। लिसन केयरफुली, इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब चलो निकालते ये कितना आता है, ठीक है, चलो निकालते।
अब यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हैं, चलो देखते हैं। 2018-19 में 9 मंथ्स है। कैसे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 18-19 के 9 मंथ्स, 19-20 के 12 मंथ्स, ओके, और 20-21 के 12 मंथ्स। तो टोटल कितने हो गए? 12 + 12 + 9, टोटल 33 मंथ्स। ओके, इतने महीने का जो भी इंटरेस्ट है ना, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट माना जाएगा। अब उसका क्या करने का सर, वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है, बताता हूं। ये जो भी इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा सर, देखो मैं बताता हूं कितना आएगा। 33 मंथ का इंटरेस्ट कैसा कितना आएगा? 10 लाख रुपए का लोन है, 12% इंटरेस्ट पर एनम है, तो हर महीने का 10,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 33 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा? 33 मंथ पर मंथ का इंटरेस्ट कितना है? 10,000 रुपया। तो 33 × 10,000 कितना हो जाएगा? 3,30,000। ओके, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया। कैसे आया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है? जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका पिछला साल जब ही एंड होता है तब तक। कंस्ट्रक्शन 30 जून को एंड हुआ, 30 जून तक मत लो, 31 मार्च तक लो। ले लिया? ले लिया। अब देखो उस पीरियड में कितना इंटरेस्ट पे किया, जो भी इंटरेस्ट पे किया वो निकालो। निकाल लिया 3,30,000। अब गवर्नमेंट बोलती है इसको डिवाइड बाय 5 करो। इसको अगर मैं डिवाइड बाय 5 करता हूं, चलो कर लेता हूं, तो मुझे आ जाएगा 66,000 रुपीज पर एनम। और अब ये जो 66,000 पर एनम है ना, इट विल बी अलाउड, इट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब ये आपको अगले 5 साल में अलाउ होगा। फ्रॉम विच ईयर? कौन से साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021-22 टू प्रीवियस ईयर। 5 साल काउंट करो, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 टू प्रीवियस ईयर 25-26। अब हर साल आपको ये 66,000 रुपीज का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता रहेगा। तो जो भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आप पे करते हो उसको जमा करने का, जमा करने का, जमा करने का। जब खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन, उसके पिछले साल तक देखो कितना हुआ, टोटल करो, डिवाइड बाय 5। जो भी आंसर आएगा वो आपको ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन से 5 सालों में मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। इसकी मैं हेडिंग दे रहा हूं, हाउ टू कंप्यूट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैं हर एक चीज के ऊपर आपको नोट लिखाऊंगा, डोंट वरी, हर एक चीज पे। आई होप यू आर क्लियर। अब इस पे बाद में हम लोग सम्स भी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रॉल करता हूं बाद में। ये हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, ताकि मैं उतना स्क्रॉल कर दूं कम से कम। हेडिंग लिख लिया? तो इतना स्क्रॉल कर लेता हूं, ये लिख लो अच्छा।
ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी एक बार। ठीक है, यहां तक सारी चीजें मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में भी। ये भी सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 5.1। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी। उसके पास कितने घर है? 2 है। वन एट बॉम्बे वेयर हिज फैमिली रिसाइड्स। तो चलो ये तो क्या हो गया? एसओपी। एंड अदर एट दिल्ली विच इज अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड मतलब खाली पड़ा है ना, तो 2 घर तो चलता ही है ना एसओपी, तो ये भी एसओपी हो जाएगा। बराबर, यस और नो? देखो उसके पास 2 घर है, एक घर में घर वाले रहते हैं, दूसरा घर खाली पड़ा है, तो एसओपी हो जाएगा। ही लिव्स, वो खुद किधर रहता है? ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन ए रेंटेड हाउस। वो एक भाड़े के घर में रहता है, किराए के घर में। और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे। अब बॉम्बे वाला घर खरीदने के लिए उसने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, 10% ऑन 1/4/2021। चलो ठीक है। He has not repaid any amount so far in respect of the house property। चलो उसने कुछ रीपे नहीं किया है। अच्छा, रीपे नहीं किया है तो भी डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का? हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पर मिलता है, पेमेंट बेसिस पे नहीं मिलता है। अक्रूवल बेसिस पर भी मिल जाएगा, तो ये मुंबई प्रॉपर्टी का उसको डिडक्शन मिलेगा एसओपी के तौर पे। ठीक है, नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, उसका दिल्ली में भी एक घर है जो अनऑक्यूपाइड है, वो भी एसओपी है। उस पर भी 5 लाख रुपए का लोन लिया 11%। लेकिन वो क्यों लिया है? रिपेयर के लिए लिया है। अब रिपेयर के लिए लिया है तो कितना डिडक्शन मिलेगा बताओ मुझे? कितना? मैक्सिमम 30,000। इज इट क्लियर? कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर 24B फॉर AY 23-24 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से इवेलुएट करने का, क्वेश्चन रीड करना एक आर्ट है। वो अगर आ गया आपको तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बॉम्बे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं। देखो एसओपी में देखो जीएबी वीएबी ये सब तो कुछ होता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसओपी में आपका डायरेक्ट डिस्कशन कहां से चालू होगा? एसओपी में डायरेक्ट आपका डिस्कशन यहां से ही चालू होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बाकी सब कुछ तो जीरो ही है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में रेंट ही नहीं है, जब रेंट ही नहीं है म्युनिसिपल टैक्स ये सब का डिडक्शन कहां से मिलेगा आपको? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक ही चीज आता है, वो है इंटरेस्ट। अब पहली वाली प्रॉपर्टी पे उसका कितना इंटरेस्ट आएगा? 5 लाख पे 11%। 5 लाख पे 11% कितना है? सॉरी, पहली वाली प्रॉपर्टी पे 30 लाख पे 10%। 30 लाख पे 10% कितना होता है? 30 लाख पे 10% होता है 2 लाख रुपए। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ओके। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे 5 लाख पे 11% होता है 55,000। अब यहां पर आंसर आता है 3 लाख रुपए, बट 3 लाख तो मिल नहीं सकता है, उसका 2 लाख ही मिलेगा उसको। यहां पर आंसर आता है 55,000। 5 लाख पे 11%, 55,000। बट वहां पर रिपेयर के लिए कर रहा है, तो रिपेयर में 30,000 से ज्यादा तो अलाउड नहीं है, तो 2 लाख ये, 30,000 ये, टोटल इंटरेस्ट 2,30,000। लेकिन सेक्शन 24B में एसओपी के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा मिल नहीं सकता है, सब कुछ मिलाकर 2 लाख रुपया है, 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता है। देयरफॉर अल्टीमेटली इसको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 2 लाख रुपए का मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? मैक्सिमम डिडक्शन आपको चाहिए तो यहां पर लिख लो, दोनों मिलाकर टोटल 2 लाख। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 लाख हमने कहा ले लिया एसओपी में, 30,000 हमने ले लिया रिपेयर के लिए, 2 लाख ले लिया हमने परचेस के लिए, और दोनों मिलाकर मुझे 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता है। यू कैन गो थ्रू द सोल्यूशन वंस इफ यू वांट, आप देख सकते हो।
क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग ना लिख के सॉल्व करते हैं। आप अपनी नोटबुक में या कहीं पर भी लिखो, इसे लिख के सॉल्व करेंगे तो ज्यादा जल्दी से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal value 1,30,000। पहले रीड कर लेते फिर लिख के करेंगे हम लोग, ठीक है? और फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट 1,10,000। स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट 1,20,000। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट for a rent of 11,000 rupees per month throughout the year। अनरियलाइज रेंट 11,000। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, वैट डेट्स हो गया रेंट का। तो आपको रूल 4 के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है, वो फुलफिल करना है। याद है आपको? देखो यहां पर रूल 4 में, तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल करोगे तो आप एक्चुअल रेंट में से उतना रेंट कम कर सकते हो, राइट? तो 11,000 अनरियलाइज है, उसने 10% म्युनिसिपल टैक्स भरा है, चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000 फॉर द ईयर, पूरे साल का 40,000 रुपए इंटरेस्ट भरा है उसने, कैपिटल के ऊपर लोन लिया है कुछ। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलो इसको लिख के करते, लिख के करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। चलो लिख के कैसे शुरू करना होगा, सबसे पहले जीएवी निकालना है। जीएवी में सबसे पहले क्या आता है? एमएफसी, भूलना मत, एमएफसी। एम स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को आप किससे कंपेयर करोगे? फेयर रेंट से, विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर एसएससी के प्रॉपर्टी की? म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000, फेयर रेंट 1,10,000। तो 1,30,000, 1,10,000, whichever is higher comes to how much? 1,30,000। अब आप उसको कंपेयर करोगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से, एमएफसी। स्टैंडर्ड रेंट कितना है देखो क्वेश्चन के अंदर, 1,20,000 है, दिखता है आपको? देन विच एवर इज लोअर, तो आपको क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट, पूरा ही लिखता हूं मैं, तो आप भी शॉर्टकट मारोगे एग्जाम में, फिर बोलोगे सर ऐसे करते, ठीक है? मेरे पे इल्जाम मत लगा देना। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? विच एवर इज लोअर, देयरफॉर विच एवर इज लोअर कम्स टू हाउ मच? 1,20,000। अब आप एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट से, और क्या होगा? विच एवर इज हायर विल बिकम योर जीएवी। अब जब आप एक्चुअल रेंट लोगे तो क्या करोगे आप? 11,000 रुपए आपका एक्चुअल रेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 12, लेकिन उसमें से एक महीने का अनरियलाइज्ड है, और आप रूल 4 भी फॉलो कर रहे हो, रूल 4 के हिसाब से अनरियलाइज्ड है, बराबर एक महीने का रेंट आप लेस कर दोगे। देयरफॉर 11,000 इंटू 12, 1,32,000 रुपीज आपका रेंट आता है, उसमें से 11,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1,21,000, विच एवर इज हायर। देयरफॉर आपका जीएवी कितना हो गया बेटा? 1,21,000 इज योर जीएवी। इज इट क्लियर? तो ये आपका जीएवी हो गया अल्टीमेटली 1,21,000। इसको कॉपी कर लो सब लोग, इवन तो वहां सोल्यूशन लिखा है, बट हम लोग भी लिखकर करते हैं ना, थोड़ा लिखकर करेंगे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। हर चीज नहीं लिख सकते हम लोग, लेकिन जितनी चीजें लिख सकते हो तो लिखेंगे। क्लियर है? जीएवी के बाद क्या आता है? यहां तक लिख लो, पॉज करो और लिख लो पहले। अब जीएवी के बाद क्या आता है? जीएवी के बाद आता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अगर कुछ एसएससी ने, ओनर ने पे किया है, क्या ओनर ने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया है? क्वेश्चन में लिखा है यस, इट इज 10%। ही पेड 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू कितना आएगा? 13,000 रुपीज।
यस, 13,000 आप लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,08,000, राइट, आंसर 1,08,000। ये आपका एनएवी आ गया। अब एनएवी के बाद एक बार लिखोगे तो यूज हो जाओगे, बहुत आसान टॉपिक है। एनएवी के बाद क्या डिडक्शन मिलता है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका 30% लेना होगा। ये क्यों दे रही है गवर्नमेंट? मैंने लॉजिक बताया था। आपकी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो सकती है, आपके बिजनेस में, आपके प्रॉपर्टी में रिपेयर्स हो सकता है, बहुत इंश्योरेंस हो सकता है, वो सारे खर्चों के लिए गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड अमाउंट देती है 30%, 30 to 400, ये माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 75,600। ओके, उसके बाद क्या बचता है? आखिरी चीज, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एसओपी है क्या एलओपी है? एलओपी है। एलओपी में तो आंख बंद करके डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन अससी ने तो 40,000 ही पे किया है, टोटल इंटरेस्ट उसका 40,000 ही है, तो 40,000 ले लो और क्या, ये आ जाएगा 35,600। एंड दिस इज योर इनकम फ्रॉम व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देख लो आप लोग, यहां सोल्यूशन से भी देख लो अगर चाहिए तो। 35,600, ठीक है। तो लिख के कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन हम लोग, बेटर रहेगा बेटा, थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे और कुछ, और एक बार यूज टू हो गए तो बिना लिखे भी कर सकते हैं फिर तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर। ओके, कितनी हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास? एक। एंड शी स्टेज विद हर फैमिली, अगर अपनी फैमिली के साथ उसमें रहती हो तो ये हो गया उसका एसओपी, राइट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ। अब क्या फर्क पड़ता है? एसओपी में तो ये जेवी बीएवी सब नील होता है, ये फालतू का इंफॉर्मेशन। अब एसओपी घर में थोड़ी जियो, जिस घर में रहते हो उस पर थोड़ी टैक्स भरोगे आप। दो घर तो माफ है ना अगर आप पूरे साल एम्प्टी रखते हो तो, ठीक है। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,80,000 पर एनम, सब फालतू इंफॉर्मेशन। म्युनिसिपल टैक्सेस आर 8,000, फालतू। The house construction began in April 2016 with a loan of 20 lakh taken from SBI Housing Finance Limited at the rate of 9%. Yes, ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है हमारी। कंस्ट्रक्शन कभी शुरू हुआ? 2016। लोन कितने का लिया? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ? 30 नवंबर 2018। The accumulated interest up to 31st March 2018 is 3,60,000. On 31st March 2023, Purna paid 2,40,000, which included 80 interest of 1,80,000 as interest. There was no principal payment prior to this date. Principal pay नहीं किया है, interest pay किया है. Compute Purna's total income, that is income from house property for assessment year 23-24. तो देखो, इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने लोन लिया है, उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है एसओपी पे, और कुछ नहीं। एक ही प्रॉपर्टी है, उसमें मैं रहता हूं और उस पर लोन लिया है। अब इसमें इंटरेस्ट के दो डिडक्शन मिलेंगे, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन वाला 1/5 करके। कैसे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी शुरू हुआ है? अप्रैल में।
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कभी हुआ? नवंबर में। तो नवंबर तक प्री कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। प्री कंस्ट्रक्शन पिछले साल के लास्ट डेट तक। पिछले साल का लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च तक उसने कितना इंटरेस्ट पे करी? 3,60,000। डिवाइड बाय 5 करो सब लोग फटाफट। तो ये 72,000, ये तो उसको मिलेगा ही, मिलेगा ना ये तो। उसके अलावा उसने करंट ईयर में ऑन 31 मार्च 2023, दैट इज इन प्रीवियस ईयर 22-23, देखो ये इसको कौन से साल से मिलेगा? जरा जल्दी से बताओ सब लोग, कौन से साल से मिलेगा उसको? प्रीवियस ईयर 18-19 से, बराबर। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। यस, ये 5 साल मिलेगा ना उसको, जिस साल में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब से। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 5वां साल है, आखिरी साल है, ये साल भी मिलेगा। प्लस इस साल इसने और इंटरेस्ट पे करी है, पेड रुपीज 2,40,000 विच इंक्लूडेड 1,80,000 इंटरेस्ट। तो 1,80,000 इसने करंट ईयर का, ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, तो 72,000 वो मिलेगा, प्लस 1,80,000 ये मिलेगा। टोटल कितना होता है? 252। बट 252 एसओपी में मिल ही नहीं सकता है। एसओपी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है बताइए मुझे? 2 लाख रुपए। चेक करो, तो ये 2 लाख रुपए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, चेक कर लो। अरे इज इट क्लियर? एसओपी में 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन मिल ही नहीं सकता है, मैक्सिमम 2 लाख से। चेक कर लो एक बार सोल्यूशन, फिर आगे बढ़ो। सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आ जाता है, नेक्स्ट 2 पार्ट अगर आपको समझ में आ जाते हैं, तो फिर इस चैप्टर के अंदर उसके बाद और कुछ खास नहीं बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बचता है वो सब बहुत सिंपल चीज है। जीएबी के बारे में थोड़ा सा और हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। जीएबी जो एमएफसी था उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी, हेडिंग दीजिए सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर, कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस में जीएबी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। सब लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग दीजिए, और यहां पर हेडिंग दीजिए सर्कमस्टेंस नंबर 1। सर व्हाट इज सर्कमस्टेंस नंबर 1? सर्कमस्टेंस नंबर 1 इज, मैं उसका नाम दे रहा हूं, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपने किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट किया, ठीक है, 10 महीने के लिए, तो 10 महीने के लिए तो वो लेट आउट है, बाकी 2 महीने के लिए खाली पड़ी है। खाली पड़ी है, खाली पड़ी है मतलब एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब उसमें कोई रहता भी नहीं है, ऐसे ही ताला लगा है उसमें, ठीक है। तो वो केस में जीएबी कैसे निकालने? ये स्पेशल सर्कमस्टेंस है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है दैट प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट एंटायर ईयर, ठीक है, तो अब आप क्या करने का? और कोई जो बचा हुआ समय है जिसमें प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं हो रही है, वो समय में कोई इस प्रॉपर्टी में रह भी नहीं रहा है, खाली पड़ी हो प्रॉपर्टी, जेबी कैसे निकालो, ठीक है। उसके लिए अपने को फिर से वो सारा डेटा चाहिए। क्या क्या डेटा चाहिए, चलो देखते। सबसे पहले तो अपने को म्युनिसिपल वैल्यू का डेटा चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? एक एग्जांपल लेता हूं मैं, से 2.5 लाख रुपए पर एनम, सपोज ये म्युनिसिपल वैल्यू है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद मुझे फेयर रेंट चाहिए, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज फेयर रेंट है 2 लाख रुपए, ठीक है, पर एनम, ये सब पर एनम डेटा है, ठीक है। अब तीसरा तीसरा डेटा क्या है, और क्या चाहिए रहता है बोलिए आप लोग? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2,10,000 रुपए, ठीक है, पर एनम, ठीक है। ये आप कंपेयर करोगे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल रेंट क्या है? एक्चुअल रेंट इज 20,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 20,000 रुपीज पर मंथ है। डेटा आप देखते रहो, डेटा का खेल है पूरा। अब ये सब लिखो मत, आप बाद में लिखना, ठीक है। एक्चुअल रेंट 20,000 रुपया पर मंथ है। अच्छा, उसमें से
लेट आउट कब तक था वो? इट वॉज लेट आउट टिल वॉट? से 31 जनवरी 2023। उसके बाद वो घर खाली कर दिया उसने, ठीक है। और ₹20,000 इज अनरियलाइज रेंट। रूल 4 फुलफिल्ड। जो अनरियलाइज रेंट रिडक्शन के लिए जो करना पड़ता है ना, वो कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया है, ठीक है। नाउ इस सिचुएशन में हम लोग जीएवी कैसे निकालेंगे? हाउ टू कंप्यूट जीएवी इन दिस केस? हाउ टू कंप्यूट जीएवी? हाउ टू कंप्यूट जीएवी, ठीक है, इन दिस केस। इसको कॉपी कर लो आप लोग, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि इस केस में केस क्या है, बराबर से समझ लें। प्रॉपर्टी लेट आउट हो रही है फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। यस, इट इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, टू बी प्रिसाइज 10 महीने के लिए लेट आउट हुई। फरवरी और मार्च 2023 में ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, मैं रह भी नहीं रहा हूं उसमें। एसओपी नहीं है, ऐसा नहीं कि रिमेनिंग पीरियड के लिए मैं उसमें रह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, खाली पड़ी ऐसी, एम्प्टी है, एम्प्टी। क्या करना, चलो ये लिख लो, फिर बात करते क्या करना है, ठीक है। ये लिख लो पहले। क्वेश्चन के अंदर आपको छानना पड़ेगा, अब तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन नहीं आया था। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें पूरे 12 महीने हम लोग लेट आउट कर रहे थे, चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितना भी 4 6 जो भी किया है हमने, 12 महीने लेट आउट था। यहां पर एक और चीज लिखना है तो लिख दो, नॉट यूज्ड एज एसओपी फॉर 2 months। हम उसमें रह नहीं रहे, खाली पड़ा है वो। हो गया लिख के? हाँ, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके आप लिख ही सकते हो कभी भी, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा आपको कितना समय देना है। हाँ, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका एक यूनिक तरीका है। सबसे पहले स्टेप 1, वही स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यू। आपने आंसर लिखा है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख पर एनम, राइट। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना होता है? 2 लाख, 2 lakhs per annum, whichever is higher, whichever is higher is what? 2,50,000, ठीक है। अब स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 2,10,000 बराबर पर एनम। सो देयरफॉर अब क्या लोगे आप? विचएवर इज दिस और दिस, विचएवर इज लोअर। देयरफॉर 2,10,000 तक आप पहुंच गए एक्सपेक्टेड रेंट, बराबर। यस और नो? आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप यहां तक तो सब कुछ सेम ही, एवरीथिंग इज सेम, सेम टिल हियर। कुछ अलग किया क्या मैंने? यहां तक कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, एवरीथिंग इज सेम ओनली, राइट। अब जब स्टेप नंबर 4 आप करोगे ना, अब यहां पर आपको गड़बड़ होने वाली है, पहले बता रहा हूं, ठीक है।
यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, एक्चुअल रेंट निकालते समय अब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सुनना ध्यान से, यहां पर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये कौन सा केस है, लेट आउट प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर, 10 मंथ्स के लिए लेट आउट है, 2 महीने के लिए खाली पड़ा है। क्या उसमें रह रहे हो आप, रह भी नहीं रहा हूं मैं, रह भी नहीं रहा हूं, खाली पड़ा है, मैं रह रहा भी नहीं हूं उसमें, खाली पड़ा है घर। अब क्या करना है इसके अंदर, एक्चुअल रेंट कैसे आएगा, पर मंथ रेंट कितना है, ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर 20,000। अब एक्चुअल में अपने को रेंट कितने महीने का मिला है, कुछ भी लिखना मत अभी आप लोग, 20,000 इंटू 10 मंथ्स का रेंट मिलना चाहिए था, लेकिन क्या उसमें से 1 महीने का रेंट आपका अनरियलाइज है क्या नहीं है, बताइए मुझे, अनरियलाइज है ना 1 महीने का रेंट, अरे हाँ या ना, 1 महीने का रेंट अनरियलाइज है, तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका एक्चुअल रेंट तो 1,80,000 ही है, यस और नो, क्योंकि अनरियलाइज रेंट आपको उसमें से निकालना पड़ेगा 1 महीने का, 1 महीने का अनरियलाइज रेंट 20,000 रुपए, 20,000 इंटू 10 महीने का रेंट आपको मिलना चाहिए था, उसमें से 1 महीने का रेंट मिला नहीं है, साफ साफ लिखा है यहां पर अनरियलाइज रेंट इज हाउ मच, 20,000 रुपीज, तो वो आप लेस कर दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, इसको इससे कंपेयर करना सही बात नहीं होगा, मैंने बोला क्यों सही बात नहीं होगा, क्यों सही बात नहीं होगा, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैंने बोला क्यों नहीं कर सकता, गवर्नमेंट बोलती है ये पर एनम डेटा है ना, और ये डेटा जो है ये तो 10 महीने का डेटा है, 10 महीने का डेटा है, 9 महीने का मत बोलो, 10 महीने का, क्योंकि 1 महीने का तो रेंट गवर्नमेंट आपको खुद रिड्यूस करने दे रही है, वो छोड़ दो, तो ये डेटा को आप 2,10,000 से कंपेयर नहीं कर सकते, पहले आप इसको भी 12 महीने में कन्वर्ट करो, तो अगर मैं इसको 12 महीने में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसमें 2 महीने का रेंट ऐड करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसमें 2 महीने का रेंट ऐड करता हूं 40,000 रुपीज, दैट इज रेंट ऑफ हाउ मच, रेंट ऑफ 2 मंथ्स, रेंट ऑफ 2 मंथ्स ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2,20,000, ठीक है, ये 2,20,000 आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बारीकी से सुनना बेटा, बहुत ट्रिकी पॉइंट है ये 2,20,000 आएगा। अब गवर्नमेंट बोलती है ये आपका एक्चुअल रेंट है, आपका ये हो जाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट, ये क्या हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज क्या लेते हैं, हायर लेते हैं। अब जब हायर लोगे तो क्या हायर आ जाएगा, हायर ये आ जाएगा बराबर, तो जब मैं आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिखूंगा तो कॉमन सेंस से सोचना और मुझे बोलना, इसमें 40,000 रुपया वो भी आ जाएगा जो मुझे मिला ही नहीं है, यस और नो, 40,000 वो भी आ जाएगा ना जो मुझे मिला ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, डोंट वरी, हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए इसको 40,000 ऐड कर रहे हैं, एक बार हमको पता चल गया ना विच एवर इज हायर क्या है, तो फिर हम लोग यहां पर 2,40,20,000 नहीं लेंगे, हम लोग एक्चुअल रेंट ही लेंगे, जो एक्चुअल में कितना था 1,80,000। अरे आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, इतना आसान नहीं है समझना, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं आपको, देखो क्या करना है आपको, यहां तक तो सबको क्लियर है, 2,10,000 तक हम कैसे पहुंचे, उसके बाद एक्चुअल रेंट निकालो, एक्चुअल रेंट कैसे आएगा, 1,80,000, 1,80,000 एक्चुअल आया, लेकिन ये तो 10 महीने का है, आप 12 महीने का निकालो, 12 महीने का 2,20,000 रुपए आ जाए, ठीक है, 2,20,000 आ गया, 2 महीने का और रेंट ऐड करो, कौन से मंथ का, ये फेब और मार्च का, ऐड कर दिया, आपको 2,20,000, अब इसको और इसको कंपेयर करो, विच एवर इज हायर, हायर तो ये आ जाएगा, तो यहां पर हायर अगर मैं लिखूंगा 2,20,000, मतलब अब मैं अमाउंट नहीं लिखता हूं, चलो हायर क्या आएगा, हायर एक्चुअल रेंट आएगा, अब एक्चुअल रेंट अगर मैं 2,20,000 लिख देता हूं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि 40,000 रुपए तो मुझे मिला ही नहीं है, वो तो वेकेंट था 2 महीने के लिए घर, तो इसका आप कितना ले लोगे, 1,80,000, आप ले क्या रहे हो, एक्चुअल रेंट ही ले रहे हो, लेकिन आप कौन सा वाला ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो 40,000 माइनस करके, अरे आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, मैं एक और एंगल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला अमाउंट, ये 2,20 आया ना आपको, अगर ये वाला अमाउंट 2,00,000 आता फॉर एग्जाम्पल, तो आप इधर क्या लिखते हैं बताओ मुझे, तो आप डायरेक्टली 2,10,000 लिख देते, बिकॉज फिर ये हायर आ जाता, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाला अमाउंट 2,20,000 है, आपको ये वाला अमाउंट ही लिखना है इधर, लेकिन जब आप ये वाला अमाउंट लिखोगे तो इसमें 40,000 रुपए का आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, हटा दो, 1,80,000 ले लो, और फिर ये आपका जीएबी हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए
कंपैरिजन पर्पस एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। बाकी इस पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं है खास, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है। देखो, या स्टेप नंबर 3 तक तो सबको बहुत क्लियर है बराबर। एक्चुअल रेंट के टाइम पे आपको क्या करना है? एक्चुअल रेंट के लिए आपको पहले आपका एक्चुअल रेंट लिखना है, जो 20,000 आएगा। कितने महीने का? 10 महीने का। ठीक है, उसमें से 1 महीने का रेंट आप लेस कर दो। ठीक है, तो आपको 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 10 महीने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है इसको आप पूरे साल के एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन के लिए पहले इसको 12 महीने का बना दो। ठीक है, तो 12 महीने का बनाने के लिए इस पे 2 महीने का रेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,20,000। अब गवर्नमेंट बोलती है सिर्फ कंपैरिजन के लिए दोनों को कंपेयर करो और देखो हायर क्या आता है। तो मैंने एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर किया, चेक किया हायर क्या आता है। तो हायर क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट नहीं आ रहा है, एक्चुअल रेंट आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट बोलती है एक्चुअल रेंट हायर आ रहा है ना, तो एक्चुअल रेंट आपका जीएबी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल रेंट में 40,000 तो आपको मिला ही नहीं है। ये 40,000 यहां पर लिख देता हूं, वी आर जस्ट एडिंग फॉर व्हाट? कंपैरिजन। कुछ समझ आया क्या बोल रहा हूं? ये 40,000 वी आर जस्ट एडिंग फॉर कंपैरिजन। ठीक है, देयरफॉर ये 40,000 आप सिर्फ कंपैरिजन के लिए ऐड कर रहे हो, इस पे हमको टैक्स नहीं लेना है। खाली एक बार पता चल गया ना क्या हायर आता है, सिर्फ पता लगाने के लिए क्या हायर आता है, एक बार पता चल गया क्या हायर आता है, क्या हायर आया? एक्चुअल रेंट हायर आ गया। तो फिर अब आप एक्चुअल रेंट के ऊपर ही टैक्स भरोगे। एक्चुअल रेंट कितना है? 1,80,000 रुपया। ये आपका जीएबी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। इसको कॉपी कर लो सब लोग प्लीज, जल्द से।
ठीक है। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी, पेज नंबर 5.3। Ganesh has a property whose municipal value is 2,50,000 per annum. Fair rent is 2 lakh per annum. Standard rent is 2,10,000 per annum. Property was let out for 20,000 rupees per month. However, the tenant vacated the property on 31st Jan 2023. Unrealized rent was 20,000 rupees. All the conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. He paid municipal taxes 8% of municipal valuation. Municipal valuation कितना है? 2,50,000, उसका 8% म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट भी भरा है 65,000। अब लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। एसओपी में 2 लाख तक मैक्सिमम, वो भी अगर 1999 के पहले अगर लोन लिया है तो फिर तो छोड़ दो, फिर तो 30,000 ही, और रिपेयर के लिए लोन लिया है तो भी 30,000। अब सबसे पहले आप क्या कंपेयर करोगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो ये दोनों में से जो भी हायर है 2,50,000, फिर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 2,10,000। आ गया? आ गया। अब आप क्या करोगे? आपका एक्चुअल रेंट तो 1,80,000 है, बराबर ना? 2 लाख माइनस 20,000 बराबर 1,80,000। लेकिन उसमें आप 40,000 रुपए ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? नोशनल रेंट ऐड करोगे कंपैरिजन के लिए, और फिर देखोगे 2,20,000 और 2,10,000 विच एवर इज हायर, तो ये हायर आता है। फिर आउटर कॉलम में लेते समय 2,20,000 नहीं लोगे, 1,80,000 लोगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, एक बार 1,80,000 आ गया, उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स निकाल दो। कितना निकालोगे? 2,50,000 का 8%, चेक करो, दैट कम्स टू 20,000। क्लियर? उसके बाद आपको यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा जो 30% का सबको मिलता है। जो भी 1,60,000 है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां से क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि एलओपी है, एलओपी में पूरा लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। वैसे भी 65,000 ही है, 65,000 तो वैसे भी पूरा मिलना ही है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन देख लो। ये नोट जो है इस पे मैं बाद में बात करता हूं आफ्टर 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, आप देख लो एक बार सोल्यूशन, फिर आगे बढ़ो। ओके, नाउ लेट्स टेक वन लास्ट थिंग फॉर द डे। थोड़ा थोड़ा करते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा करेंगे आपको कंफ्यूजन होगा। छोटे छोटे लेक्चर्स रखता हूं इसलिए मैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एटलीस्ट मैंने आपको पहले ही बोला है, एक बार आप सब्जेक्ट से यूज्ड हो जाओ, रोज रिवाइज करते रहो बस। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हो वो घर पे रिकैप करते रहो, काफी हो जाएगा। पे अटेंशन प्लीज, क्वेश्चन सब ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, इसके अलावा और कुछ नहीं आने। सपोज एक बंदा है मिस्टर ए, वो बोलता है कि मेरे पास 3 घर है। कितने घर है? हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, और बोलता है कि 3 एसओपी है, मैं तीनों में रहता हूं। तीनों में क्या करता हूं? मैं रहता हूं। क्या गवर्नमेंट मानने वाली है वो तीनों में रहता है? हाँ? नहीं, गवर्नमेंट मैक्सिमम कितने मानती है? आप रहते भी हो तो 2। 2 से ज्यादा घर में रहते हो तो हम उसको डीएलओपी मानते हैं। ठीक है, तो अब आपको चूज करना पड़ेगा दो में से, कौन से 2 घर को मैं एसओपी मानूं और किसको डीएलओपी मानूं।
देखो कॉमन सेंस वाली बात है, जिसमें भी जिस दो ऑप्शन में चूज करने पर अपने को सबसे कम टैक्स आता है वो चूज करने का। अपने को चेक करना पड़ेगा कि हाउस वन का रेंट कितना है, हाउस टू का रेंट कितना है। सपोज हाउस वन का रेंट बहुत ज्यादा है तो इसको एसओपी मान लो ना, बहुत ज्यादा रेंट है तो बहुत ज्यादा टैक्स आएगा। यस। पता चलता है हाउस थ्री का रेंट सबसे कम है तो उसको एलओपी मान लो, क्योंकि बहुत कम रेंट है तो रेंट टैक्स भी कम आएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने को तीनों की इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। अपने को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वन, हाउस वन एंड टू को एसओपी ले लो और थ्री को एलओपी ले लो। ऑप्शन टू, हाउस टू और थ्री को एसओपी ले लो और वन को एलओपी ले लो। ऑप्शन थ्री, हाउस वन एंड थ्री को एसओपी ले लो और हाउस टू को एलओपी ले लो। देखो तीन ऑप्शन बनेंगे, तीन कैटेगरी है तो तीन ही ऑप्शन बनने। अब आपको तीनों ऑप्शन में टैक्स निकालना पड़ेगा, मतलब आपको तीनों ऑप्शन में टैक्स निकालने के बदले आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। जहां पे भी सबसे कम इनकम आएगी वो ऑप्शन के लिए चले जाओ। तो ऐसा टैक्स पेयर को करना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है। तो मेरे पास अगर तीन हाउस है और मैं ये कहता हूं कि मैं सुबह के टाइम इस घर में सोता हूं, दोपहर में इस घर में सोता हूं और शाम में मैं इस घर में सोता हूं, गवर्नमेंट नहीं मानती हो। गवर्नमेंट बोलती है आप, आपके पास 10 घर है, आप 10 घर में सोते होंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम दो ही घर आपको सोने के लिए देंगे, बाकी घर हम मानेंगे डीएलओपी, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी अपने को ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। तो जो अब तक किया वही करना है बस, और क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में आना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस बंदे के पास तीन घर है, बोलता है तीनों मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मानती ही नहीं है गवर्नमेंट तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड। गवर्नमेंट मानती ही नहीं है कि तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है। चलो देखते गवर्नमेंट क्या बोलती है फिर, देखते फिर। गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेस फॉर द ईयर 20 to 23 आ रहा है सेंटर। हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, सबका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेस, ओके, और म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन अप्रैल 2015 फॉर द परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। चलो ठीक है। Compute Ganesh income from house property. Suggest which houses should be opted by Ganesh as what? SOP, so that his tax liability is minimum. अपने को ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सबसे पहले तीनों हाउस प्रॉपर्टी का ना इनकम निकाल लिया। ठीक है। तीनों हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद एक एक ऑप्शन लिया है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, टोटल 3 ऑप्शन आएंगे यार, ऑप्शन 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेते हैं। इनकम कैसे निकालेंगे? अगर सपोज सब एलओपी है, ये भी एलओपी है, ये भी एलओपी है, ये भी एलओपी है, तो कितनी इनकम आएगी पहले वो तो देख लेते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं। पहले केस वाले का अगर एलओपी है तो क्या होगा? सबसे पहले आप ये दोनों कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर विल कम टू हाउ मच, 3,75,000। उसके बाद आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखो यहां पर आपने एक्चुअल तो लेट आउट नहीं किया है, एक्चुअल तो लेट आउट नहीं किया है, तो ये सब कुछ डीएलओपी हो जाएगा ना। देखो दो घर आपका एसओपी है और तीसरा वाला आपका डीएलओपी, यहां पर एक्चुअल रेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। ठीक है। मैंने आपको बोला था डीएलओपी और एलओपी में एक ही फर्क है कि डीएलओपी में एक्चुअल रेंट नहीं होता है, एलओपी में एक्चुअल रेंट होता है, बस यही फर्क है। अब यहां पर जो भी है बस 3 स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? दिस और दिस विच एवर इज हायर, ये है, एंड देन विच एवर इज लोअर, ये है। तो पहले वाले घर का आंसर क्या आएगा? 3.5 लाख। उसी तरीके से दिस एंड दिस विच एवर इज हायर 3,60,000, एंड देन दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर। दूसरे वाले घर का 3,60,000, तीसरे वाले का दिस एंड दिस विच एवर इज हायर, ये है, एंड देन दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर, ये है। तो ये आ जाएगा 3,70,000 का। एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं ना, एक्चुअल रेंट कहां से आएगा? वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं तीनों घर में रहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं हम दो ही घर मानते हैं रहने जैसा, तीसरा घर तो हम डीम टू बी लेट आउट मानते हैं। तो हर एसएससी ऐसी बोलेगा 10 घर खोल के बैठेगा और बोलेगा कि मैं 10 के 10 में रहता हूं, नहीं मानेंगे, दो 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 मानेंगे, दो से ज्यादा नहीं मानते।
ठीक है, अब म्युनिसिपल टैक्सेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का म्युनिसिपल टैक्स कैसे कैसे आएगा? इसका 12%, 12% ऑफ 3 लाख कितना आएगा? 36,000। इसका 8% ऑफ 3,60,000 कितना आएगा? 28,800। और इसका 6% ऑफ 3,30,000 कितना आएगा? 19,800। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब म्युनिसिपल टैक्स के बाद क्या डिडक्शन मिलता है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तीनों को मिल जाएगा, चेक कर लो। क्लियर? मिलेगा ना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन? यस। और उसके बाद इंटरेस्ट का डिडक्शन। देखो पहले केस में कोई लोन वोन नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब आप लोग बताओ, दूसरे केस में 55,000 है, ये पढ़ना और फिर बताना कितना मिलेगा। बताओ कितना मिलेगा? सिर्फ 30,000। क्यों? क्योंकि ये रिपेयर के लिए। चेक करो, अगर आप रिपेयर के लिए खर्चा करते हो, लोन लेते हो, इंटरेस्ट देते हो, तो वो आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यस और नो? बताइए मुझे, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। इधर 30,000 बोलने वाला इंसान गलत, क्योंकि 30,000 किसके लिए था पता है? याद करो, मैं आपको बताता हूं। ये पूरा 55,000 मिल जाएगा आपको। पूरा 55,000 क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये एलओपी मान रहे हो आप, डीएलओपी मान रहे हो। डीएलओपी में कोई लिमिट ही नहीं है। अरे 30,000 का लिमिट कहां पर है? जब आप इसको एसओपी मानोगे ना, तो रिपेयर 30,000 है। चेक कर लो। क्या एलओपी और डीएलओपी में इंटरेस्ट का कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कहां पर है? 30,000 का रिपेयर का, जब आप उसको एसओपी मानते हो। डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है, ये गलती मत करना। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और थर्ड वाले केस में कितना मिलेगा? पूरा 175। एलओपी में कोई लिमिट का, इंटरेस्ट का लिमिट नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन के ले लो, आप रिपेयर के ले लो, या आप परचेज के ले लो, कोई डिडक्शन का कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपकी ये 3 इनकम है, आप अच्छे से देख लो। अब कौन से घर को मैं एलओपी लूं, कौन से घर को एसओपी लूं? ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखो, इन लोगों ने जैसा ऑप्शन किया है वैसे करते हैं हम लोग। इन लोगों ने पहले ऑप्शन 1 और 2 एसओपी, इस दोनों को एसओपी बना दिया। चलो ठीक है, ये दोनों एसओपी बना दी और इसको डीएलओपी बना दिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को एसओपी बना दिया, इसको डीएलओपी बना दिया, तो आप खुद बोलो, एसओपी में ये तो नहीं होता है, 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 तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? फिर एसओपी में ये तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। और अब इसको एसओपी मानते हो तो फिर ये 55,000 नहीं होगा, ये सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर और नॉट? अगर इसको एसओपी मानते हो तो 30,000 नहीं मिलेगा ना, तो फिर ये आंसर आपका 30,000 लॉस हो जाएगा, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। देयरफॉर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 73,640 पॉजिटिव माइनस 30,000 तुम्हारा यहां पर नेगेटिव, 43,640 इनकम आने वाली है। ठीक है, अभी कौन सा बेस्ट है वो बाद में ही पता चल पाएगा। सबसे पहले, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तुमको समझ में आया मैंने पहले यहां 55,000 क्यों लिया था? क्योंकि पहले डीएलओपी की तरह कैलकुलेशन कर रहा था, और अब मैं उसको 30,000 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अब मैं हाउस 1 और हाउस 2 दोनों को एसओपी मान रहा हूं। जब मैं हाउस 2 को डीएलओपी मानूंगा ना, तब मैं 55,000 ही लूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ऑप्शन 2 क्या है इनका? हाउस 1 और 3 एसओपी, ये एसओपी, ये एसओपी, तो ये डीएलओपी। तो अगर ये डीएलओपी है तो ये तो सेम ही रहेगा। अब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये एसओपी है तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। और यहां पर एसओपी का कितना डिडक्शन मिलता है? 1,75,000 मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, एसओपी में 2 लाख तक मिलता है ना बेटा। और ये वाला जो हाउस है, हाउस 3, इसका तो लोन भी आपने बाद में लिया है, पहले नहीं लिया है। देखो, लोन भी कभी लिया है आपने? बाद में लिया है ना, पहले थोड़ी लिया है। ठीक है, ये 2015 के बाद का लोन है। दिख रहा है कि नहीं आपको? 1999 के पहले लेते तो 30,000 हो जाता। तो यहां पर आपको 1,75,000 नेगेटिव, ये 175 नेगेटिव, ये 176 पॉजिटिव, डिफरेंशियल अमाउंट।
1840 का हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो अब इन दोनों में से तो यही बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां हाउस प्रॉपर्टी इनकम कम है। यस और नो? अब तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? 1 और 2 को एसओपी ले लो और 3 को डीएलओपी ले लो। सॉरी, 2 एंड 3 को एसओपी ले लो और 1 को डीएलओपी ले लो। ये एसओपी, ये एसओपी, ये डीएलओपी। अगर ये डीएलओपी है, ये तो 2,18,000 रहेगा, 19,000 जो भी है। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, लेकिन ये 55 नहीं, सिर्फ 30,000 आएगा। ये 30,000 का लॉस आ जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1,75,000 का लॉस। तो देयरफॉर टोटल लॉस कितना हो गया? 2,05,000। और ये टोटल प्रॉफिट कितना है इधर? 2,19,000। डिफरेंस देखो, 2,19,800 माइनस 2,00,000, आंसर कितना आ गया? 19,800। तो अब तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 बेस्ट ऑप्शन है। हाउस 1 और हाउस 3 को आप एसओपी मानो और हाउस 2 को आप क्या मान लो? डीएलओपी, क्योंकि उसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, सबसे कम टैक्स लगने वाला है और सबसे ज्यादा टैक्स बचने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो हाउस प्रॉपर्टी इनकम का प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे मल्टीपल हाउस वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आप क्या करोगे? तीनों का आप एलओपी के हिसाब से, डीएलओपी के हिसाब से आंसर निकाल दो और फिर दो दो का ऑप्शन लोगे आप। क्लियर है? 3 से ज्यादा नहीं पूछे वो लोग, 4 5 6 घर का नहीं पूछते, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा सम। 4 5 6 का अगर पूछेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, आप इमेजिन करो सम। ठीक है, तो दे विल नॉट आस्क यू दैट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहां पर हम लोग अपना आज का लेक्चर रोकते हैं। आज का लेक्चर रोकने के पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप एक बार इस सम को देख लो, उसके बाद मैं एक बार रिकैप करा देता हूं यहां तक जो भी पढ़ा है, उसके बाद हम लोग रोक देंगे लेक्चर। ठीक है? चलिए एक बार मैं रिकैप करा देता हूं अब तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। बस अभी इस चैप्टर में और एक एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो मैं कल बता दूंगा। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बचती नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले आपको जीएवी निकालने आना चाहिए। जीएवी निकालते समय आपको एमएफसी का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और जीएवी आप किस में निकालोगे? एलओपी और डीएलओपी। एसओपी में तो जीएवी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एसओपी तो शुरू ही इंटरेस्ट से होता है। अब जीएवी में एक कैटेगरी मैंने आपको बताया, स्पेशल कैटेगरी। अगर आप पूरे साल लेट आउट नहीं कर रहे हो, 1 2 महीना वेकेंट है, तो उसके लिए आप एक्चुअल रेंट को पहले आप पूरे 12 महीने में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट से, बराबर। और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए कर रहे हो आप। फिर एक्चुअल में जो रेंट होगा वही लिखना है आपको, विच एवर इज हायर, जो भी हायर आएगा। अगर एक्चुअल रेंट हायर आता है तो फिर आप पूरा मत लिख दो, जो हायर आता है जो माइनस करके, वो 40,000 माइनस करके ही आपको लिखना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आज के लेक्चर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर में जो था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट। लेकिन अगर एलओपी और डीएलओपी है, उसमें इंटरेस्ट आंख बंद करके ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दिक्कत एसओपी में आएगी। एसओपी में मैक्सिमम 2 लाख, कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर और 2 घर ही एसओपी माने जाते हैं। दोनों घर का मिलाकर 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलाकर 2 लाख। 2 घर आप परचेज कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, 99 के पहले का है, 99 के बाद का है, मैक्सिमम 2 लाख। हाँ, उसमें भी 2 लाख अगर चाहिए तो कब मिलेगा? अगर 99 के बाद लोन लिया है और लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर के लिए लिया है तो 30,000, और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट कर दिया है तो
अच्छा, 99 के पहले अगर लोन लिया है तो 30,000, और अगर लोन आज लिया है और रिपेयर के लिए लिया है तो भी 30,000। रिपेयर के लिए हमेशा 30,000, और 99 के पहले लिया है तो भी हमेशा 30,000। लास्ट, अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले इंटरेस्ट पे किया है तो उसका क्या करना है, उसको 5 साल में डिवाइड करना है। और 5 साल कैसे काउंट करोगे, जब से लोन शुरू हुआ है तब से लेकर जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पिछला साल, उसके पिछले साल तक आप 5 साल काउंट करोगे। ठीक है, उसके पिछले साल तक का ईयर काउंट करोगे, उसका जो भी इंटरेस्ट आता है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माना जाए, डिवाइड बाय 5, और आपको मिलेगा कब से, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन से। इन सब चीजों पे मैंने आपको एग्जांपल लिखा है। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, कल के लेक्चर में मिलते हैं, बाय ऑल ऑफ यू।